नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि एंटी इपिलेप्टिक्स में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि इपिलेप्सी है क्या, तो उसमें सीजर्स वर्ड आए थे, तो इसके बारे में और कन्वर्जन वर्ड आए थे, तो उसके बारे में मैंने बात किया था। तो उसमें क्लासिफिकेशन ये सभी के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करेंगे जो सेकंड जो पार्ट्स था, जो मैंने डिवाइड क्लासिफिकेशन में किया था, पार्शियल सीजर्स और जनरलाइज्ड सीजर्स। तो आज हम क्लासिफिकेशन डिफाइन करेंगे जनरलाइज्ड सीजर्स के टाइप्स के बारे में, और हम आज स्टार्ट करेंगे ड्रग्स की कौन कौन सा यूज करते हैं वो सभी के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखें, और अगर हमारे चैनल्स में अगर न्यू है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम पीछे जो क्लास में मैंने बताया था उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बात था कि एपिलेप्सी है क्या, तो एपिलेप्सी क्या था कि बार बार रिकरेंट सीजर्स आने के कारण से क्या होता था, एपिलेप्सी देखने को मिलता था। बात किए थे सीजर्स के बारे में कि सीजर्स क्या था, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो था वो जनरेट बहुत ज्यादा हो रहा था और सडनली अचानक से तेजी से हो रहा था, तो उसके कारण से एब्नॉर्मल एक्टिविटी वगैरह सब हो रहे थे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, सीजर्स बोले थे। अब बात किए थे सीजर्स के बारे में, तो सीजर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को बोला था पार्शियल सीजर्स और दूसरे को बोला था जनरलाइज्ड सीजर्स। पार्शियल सीजर्स क्या था कि उसमें कोई भी इंपेयरमेंट नहीं देखने को मिलता है कॉन्शियसनेस में, और इसमें जो बात किया था जनरलाइज्ड में कि उसमें इंपेयरमेंट देखने को मिलता है। बात किए थे कि इसमें थे जो 60% जो एपिलेप्सी देखने को मिलता था पार्शियल के सीजर्स के कारण से देखने को मिलता था, और इस साइड में जो बात की है तो इसमें 40% है जो इसमें देखने को मिलता था। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो प्लीज हमारे चैनल्स में अगर न्यू है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स के बारे में। तो जनरलाइज्ड सीजर्स के कारण 40% इपिलेप्टिक केसेस देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बताया ही। फिर बात करते हैं इट यूजुअली ऑफ जेनेटिक इटियोलॉजी। मैंने बताया था पिछले का जो इटियोलॉजी डिफरेंट था, लेकिन इसका कोई भी इटियोलॉजी नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, जेनेटिकली देखने को मिलता है। जनरलाइज्ड सीजर्स अफेक्ट्स होल ब्रेन। वो क्या था, जो पार्शियल सीजर्स था वो क्या करता था, वो सिर्फ कुछ ही ब्रेन पार्ट्स को अफेक्ट करता था, लेकिन ये क्या करता है, होल अफेक्ट, पूरे ब्रेन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स के जो टाइप्स थे। तो सबसे पहला टाइप जो है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। ये सबसे ज्यादा याद रखिएगा, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। ये सभी का मतलब है, टोनिक का अलग मतलब है, क्लोनिक का भी अलग मतलब है, और ये सभी के बारे में इसको हम लोग ग्रैंड माल इपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। अगर पूछ देगा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ग्रैंड माल इपिलेप्सी, तो आप उसको क्या बोलिएगा कि कौन सा है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक इपिलेप्सी। अब बात करते हैं कि जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक इपिलेप्सी है क्या, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बोला इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लोइंग सीक्वेंस ऑफ सिम्टम्स। इसको फ्रेंड्स समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले इसका बात करते हैं, और यानी इपिलेप्टिस के केस में क्या होगा देखने को मिलेगा इसमें कि क्राई माने लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इसमें क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस जो है वो लॉस हो जाएगा। ऐसे भी जनरलाइज में क्या था, जो कॉन्सिक्वेंस था उसको क्या कहता है, इंपेयर्ड करता था। मैंने शुरू में बताया था। तो ये क्या करे, कॉन्शियसनेस को क्या करता है, लॉस करता है। फॉल द ग्राउंड, इसके बाद क्या होता है, जो पर्सन होता है वो कहां गिर जाता है, ग्राउंड पे गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि जो मसल्स कंस्ट्रक्शन होता है वो सस्टेन्स हो जाता है, जो बॉडी का मसल कंस्ट्रक्शन है वो छोड़ देता है, जिसके कारण से पर्सन क्या होता है, ग्राउंड पे गिरता है, क्योंकि अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस से लॉस हो गया कर दिया है, तो इसके कारण क्या पर्सन ग्राउंड पे गिरता है। तो उस फेज को हम लोग टोनिक फेज कहते हैं। टोनिक फेज अब समझ में आया कि जब जो पर्सन का जो बॉडी है उसमें क्या कर देता है, जो मसल्स कंस्ट्रक्शन है उसको सस्टेन कर देता है, जो मसल कंस्ट्रक्शन जो बनाया हुआ पकड़ उसको छोड़ देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, टोनिक फेज बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लोनिक फेज के बारे में कि पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। ये क्या है, पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन है। अब पर्सन क्या होगा,
रिलैक्सेशन फेज में आएगा और फिर क्या करता है, सीजर्स जर्की मूवमेंट वो दिखाना स्टार्ट करता है, यानी जो मसल्स है वो उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिक फेज बोलते हैं। तो इसी का मतलब हुआ टोनिक क्लोनिक सीजर्स, यानी जो मसल्स है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर, जो कंट्रैक्शन है उसको सस्टेन करता है, छोड़ता है, तो कभी जोर से जकड़ कर पकड़ लेता है। तो इसी को बोलते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं। और जब लास्टली जो देखने को मिलेगा, अगर ये पहले से पोस्ट इपिलेप्टिक ऑर्गेनिज्म रहेगा तो क्या होगा, जो पर्सन है वो कंफ्यूजन स्टेट में रहेगा। बात करते हैं यह कितने देर तक होता है, तो यह 2 से 4 मिनट तक होगा। अगर 2 मिनट का रहा तो क्लोनिक फेज 1 मिनट का रहेगा और टोनिक फेज भी 1 मिनट का रहेगा, तो 2 मिनट। तो इस तरह से जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स देखने को मिलता है। बात करते हैं कि अब इसमें क्या, अगर जब सीएनएस डिप्रेशन होगा, क्या चीज, अगर जब पर्सन सीएनएस डिप्रेशन उसमें देखने को मिले तो क्या होगा, उसमें जो पर्सन है वो कहां होगा, सोने लगेगा। ठीक, तो ये आपको बताए जो जनरलाइज्ड सीजर्स था उसका सबसे पहला जो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स है उसके बारे में मैंने, इसको बोलते हैं एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर को हम लोग ड्रॉप अटैक के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है, तो इसमें जो पर्सन है जो सबसे पहले क्या करता है, 1 सेकंड तक वो अपना सर को पहले नीचे करता है और फिर वो क्या करता है, पूरे बॉडी जो उसका है वो क्या होता है, ग्राउंड पे गिर जाता है। तो ऐसा सीजर आप जनरली देखने होंगे, ये बहुत ही कॉमन सीजर्स है। तो इसके बारे में जानते हैं कि बोला गया कि कैरेक्टराइज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ पोस्चर। मैंने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन गिर जाए तो क्या उसका पोस्चर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस पोस्चर टोन, जो टोन है मसल से जो उसको बनाया हुआ पोस्चर को, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एंड हेड में ड्रॉप ए फ्यू, हेड क्या है, थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप करता है और फिर जो फ्यू से करने के लिए ड्रॉप हुआ उसके बाद पर्सन में ड्रॉप ऑन द ग्राउंड, और उसमें पर्सन क्या है, ग्राउंड पे गिर जाता है। तो ऐसे सीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एटोनिक सीजर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स के बारे में कि ये मायोक्लोनिक सीजर्स है क्या। तो बोला गया इन्वॉल्व ए सडन ब्रीफ शॉक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इट में लिमिटेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मे अफेक्ट द होल बॉडी। बोला गया कि इसमें जो लिमिटेड पार्ट मतलब पूरे बॉडी भी हो सकता है या फिर लिमिटेड कुछ ही पार्ट है जो इस अटैक से अफेक्ट होता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोक्लोनिक सीजर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सडनली इन्वॉल्व क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स है वो क्या करता है, सडनली मतलब वो है जो लॉस कर देता है, तो जिसके कारण से मायोक्लोनिक सीजर्स देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अब्सेंस सीजर्स के बारे में कि अब्सेंस सीजर्स है क्या। तो ये जनरली ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा, इसमें बच्चा एक बार अपना जैसे कि अभी कोई काम कर रहा है वो फिर एक बार शांत हो जाएगा, एकदम एकदम टक से एकदम देखते हुए रहेगा, और ये पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये 30 सेकंड से भी कम का होता है, तो इसलिए ये जल्दी पता भी नहीं चलता है। तो बोला गया कि जो अब्सेंस सीजर है इसको हम लोग पेटिट मल सीजर्स के, पेटिट मल के नाम से भी जानते हैं। ये बोला है देयर इज अ सडन ऑनसेट इंपेयरमेंट कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, अचानक से कॉन्शियसनेस है जो खत्म हो जाता है और इंपेयर्ड लॉस करने लगता है, और वो जो एक्टिविटी कर रहा था वो स्टॉप कर देता है। मैंने क्या बताया कि एक बच्चा वो इससे कोई खा रहा तो अचानक से क्या इस तरह से छोड़ देगा और एकदम स्ट्रेट एकदम देखते रहेगा, तो वो और प्लस कितनी देर का होता है, 30 सेकंड से भी कम का होता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है। तो बोला गया कि स्टेरिंग, मैंने क्या बोला, एक दृढ़ दृष्टि से एकदम घोर के एकदम जो देखना बोलते हैं वो उस तरह से देखते रहते, तो ये पता नहीं चलता। दिस पर्सन स्टॉप ऑल ऑन गोइंग एक्टिविटी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि जो अपना कोई भी एक्टिविटी है वो स्टॉप कर देता है, और एक लास्ट फॉर पीरियड तो या कितने टाइम तक रहता है, या 30 सेकंड से भी कम तक रहता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी फार्मा को अच्छा से समझ सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं जिसका इंतजार था, ड्रग्स हम लोग कौन कौन से यूज करेंगे
तो जब भी हम इपिलेप्सी के से बचने के लिए अगर हम जिस ड्रग्स का यूज करते हैं उसको प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ड्रग्स यूज करते हैं उसी को बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स बोलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एंटी एपिलेप्टिक्स के जो ड्रग्स हैं, बताने वाला पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो मैंने जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में ही कि एपिलेप्सी है क्या, कि जब क्या हो रहा था, रिकरेंट बार बार जब सीजर्स आ रहे थे, तो सीजर्स में क्या हो रहा था कि उसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज था जो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा था और सडनली हो रहा था, जिसके कारण से हो रहा था। तो जो हमारे साइनेप्स है, जो साइनेप्स है, इस तरह से साइनप्स होते हैं। तो साइनप्स पे क्या होता है, जब ज्यादा डिस्चार्जिंग होने लगता है, यानी यहां पे क्या होता है, दो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक को बोलते हैं इनहिबिटरी गामा एमिनोब्यूटरी एसिड जिसको गावा बोलते हैं, और दूसरा को बोलते हैं एक्साइटेटरी ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, यही दोनों है जो लर्निंग में, मसल्स मूवमेंट में और मेमोरी में, ये सभी में क्या करते हैं, यह हेल्प करते हैं। तो यही है जो हमारे ब्रेन को बैलेंस करके रखता है, जो ग्लूकामेट है, जो एक्साइटेटरी है, और ये जो बात करते हैं गावा के बारे में, जो गावा क्या है, इनहिबिटरी है। अगर दोनों में से अगर ये जब गावा जो है, यहाँ पे ग्लूकामेट है, अगर ये एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाए, और ये अगर कम हो जाए जो गावा है, तो क्या हो जाएगा, अगर कोई एक बढ़ जाए और एक कम जाए, जैसे कि मैंने बता रहा हूं कि जो ग्लूटामेट है, अगर ये मेट है, अगर ये इंक्रीज कर जाएगा और ये डिक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा, इस केसेस में एपिलेप्सी देखने को मिलेगा, क्योंकि यही दोनों है जो बैलेंस बनाकर रखता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि ये मसल्स मूवमेंट, मेमोरी और लर्निंग साइनेप्स में यह हेल्प करता है। तो ये दो इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे ब्रेन को जो एक्टिविटी ये सब होते रहता है उसको बैलेंस करके रखते हैं। तो यही जब ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव जब जनरेट होने लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, तो उसी के कारण से क्या होता है, एपिलेप्सी आते हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इम्बैलेंस के कारण से एक ज्यादा हो जा रहा है और एक कम हो जा रहा है, तो जिसके कारण से देखने को। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये जो देख रहे हैं क्लासिफिकेशन है एंटी एपिलेप्टिक्स का, तो आप डरे नहीं, ये बहुत ही इजी है, मैं बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। तो एक एक करके मैं सभी ड्रग्स को मैं आगे चल के मैं बताऊंगा, तो आपको बहुत ही इजी रहेंगे। तो इसे देख के डरना नहीं है, सभी नाम आपको याद हो जाएंगे। ये मेरे कहना आप माने, आप देखें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे इसका जो वीडियो है वो आप लेक्चर पूरे देख लें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंटी एपिलेप्टिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला है जो हाइड्रोजन है, जिसमें क्या आता है, फेनेटोइन आते हैं, फिर बारबिट्रेट होता है, बारबिट्रेट में कौन आता है, फेनोबार्बिटोल आता है। तो देखो ये दोनों, देखो फेनेबार्बिटोल और ये क्या है, फेनेटोइन। तो ये जो हाइड्रोटोइन है इसमें क्या आता है, फेनेटोइन आता है, और बार्बिटोल में क्या आता है, फेनोबार्बिटोल आता है। इसको बेंजोडाइजापाम्स के आप जो फार्मा का लेक्चर है उसमें देखे ही होंगे, तो उसमें डायजापाम, लोराजेपाम, क्लोराजेपाम, ये सभी आप नाम सुने हैं। तो ये सब का यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं एंटी कन्वर्जन ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसका यूज होता है। अब बात करते हैं आगे के बारे में, गावा एंटालोग के बारे में, कि गावा एंटालोग में कौन आता है, तो एक आता है गावा पेंटीन आता है। फिर बात करते हैं वाल्पोरेट, वाल्पोरिक एसिड, सोडियम वाल्पोरेट। तो ये सब जितने भी है, ये सब क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, जो तो ये एपिलेप्टिक्स को खत्म करता है, तो इसलिए एंटी एपिलेप्टिक्स में इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं कार्बाजेपामाइन्स, फिर हो गया लेवोट्राजीन, और बात करते हैं सक्सिनामाइड, जिसमें आता है इथोक्सामाइड के बारे में। तो इसमें बेसिकली आप मेन ध्यान रखना है कि इसमें तीन ही चीज पे वो वर्क करता है। जैसे कि मैंने बताया था
कि जो साइनेप्स होता है, जो हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स है उसको हमें साइनेप्स होता है, तो साइनेप्स में क्या था, दो न्यूरोट्रांसमीटर था, एक गाबा था, एक ग्लूकामेट था। तो उसमें जो एक्सचेंजिंग है वो एक एक्साइटेड था और एक इनहिबिटरी था। तो ये दोनों में जो एक्सचेंज होता है वो क्या चीज का होगा, आयन का होगा। तो बेसिकली जो इसमें ड्रग्स का जो रहेगा वो सोडियम चैनल यानी सोडियम पे वर्क करने के लिए और कैल्शियम इफेक्ट को बढ़ाने घटाने ये दोनों में होगा। और एक जो मैंने बताया था गाबा के बारे में, तो गाबा को इंक्रीज डिक्रीज, तो यही तीन चीज के लिए ड्रग्स का यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जितने भी आपको लेक्चर आएंगे आप प्लीज उसे देखें, क्योंकि अब हम एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो होंगे फेनाटोनिन के बारे में कि इसका यूजेस क्या है, ड्रग्स ऑफ इसका साइड इफेक्ट क्या है और ये कितने डोजेस में देते हैं, ये सभी के बारे में मैं डीपली बात करूंगा। तो इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। सो थैंक यू सो मच।